हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम 12th क्लास की एनसीईआरटी को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे संबंधित सभी चैप्टरों को एनालिसिस करेंगे, जो आपका पीजीटी, टीजीटी और नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें और अंत तक पूरी वीडियो को देखें। और इसमें हम 12th क्लास के सभी चैप्टरों को एक साथ एनालिसिस करेंगे, चाहे उसमें विदेश नीति से संबंधित मामला हो, लोकतंत्र से संबंधित मामला हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, विदेशी संबंध और जम्मू कश्मीर से संबंधित ये सभी चैप्टरों को हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो आप इसका देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप दिया गया है। इसमें जो है 12th क्लास के पहले चैप्टर में ये मैप दिया गया है। तो यहाँ का इसका पहला चैप्टर है हमारा राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियाँ। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चनों को एनालिसिस करते जाएंगे। तो राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियों से संबंधित जो है, भारत की आज़ादी के समय राष्ट्र निर्माण में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी, राष्ट्र निर्माण के दौरान जो बाधाएं थी वो कौन कौन सी थी, ठीक है। तो बाधाओं की बात करें तो इसमें पहली बाधा थी लोकतंत्र को मजबूत करना, और उसके बाद पाकिस्तानी शरणार्थियों की समस्या कैसे सुलझाई जाए, सांप्रदायिकता की चुनौती थी, आर्थिक विकास था, रियासतों का एकीकरण करने की चुनौती थी, और विस्थापन की समस्या थी, अल्पसंख्यकों की समस्या थी, और समानता पर आधारित समाज को कैसे एकजुट किया जाए, ये बड़ी राष्ट्र निर्माण के दौरान बहुत बड़ी चुनौतियां थी। आप देख सकते हैं द्विराष्ट्र, दूसरा है हमारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत की बात करें तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिपादित द्विराष्ट्र का सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक जाति का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम समाज की दो जातियों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश अर्थात पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। परंतु सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा और फलस्वरूप पाकिस्तान की मांग मान ली गई थी। यही द्विराष्ट्र का सिद्धांत था। इसी में आगे क्या होता है, हैदराबाद रियासत का विलय जो है भारतीय संघ में कैसे हुआ, ठीक है। जब द्विराष्ट्र की मांग उठती है उसके बाद देश आज़ाद होता है। कुछ रियासतें थी, आपको टोटल इंडिया में पता है आपको 562 रियासतें टोटल थी, और उसमें अहम रोल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था। तो उसमें से एक रियासत थी हैदराबाद। तो उसको भारत ने अपने में कैसे मिलाया, आप देख सकते हैं। हैदराबाद रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत जो है चारों ओर से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, और स्थिति ये थी कि हैदराबाद के निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ स्थिति बहाल रखने का समझौता किया, और यह समझौता 1 वर्ष के लिए था। 1 वर्ष के लिए था। उसके बाद जन आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इसी समय हैदराबाद जो है रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के विरुद्ध आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, और आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल जो है रवाना किया, और इस सैनिक बल को रजाकार कहा जाता है। और रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया, और भारतीय संघ में विलय के लिए सितंबर 1948 में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंचे, और कुछ दिन तक रुककर लड़ाई चली, और इसके बाद वे निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, और निजाम आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद भारत में विलय हो गया था।
इसी के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसकी महत्वपूर्ण एवं सिफारिशों की बात करेंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था और देश के विभिन्न भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया गया था। इसकी प्रमुख जो सिफारिशें थी वो क्या क्या थी उसे देख लेते हैं। पहला था, इस आयोग ने भाषा के आधार पर ही प्रांतों के पुनर्गठन की सिफारिश की। दूसरा है, संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करने की अनुशंसा की और मलयालम भाषी क्षेत्र को अलग करके केरल राज्य बनाए जाने की सिफारिश की थी और साथ ही मुंबई को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव किया। इसी आधार पर गुजराती भाषा क्षेत्र को काटकर गुजरात बनाया गया, जबकि मराठी क्षेत्र को महाराष्ट्र नाम दिया गया। और अगला था, इस आयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश की थी कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वह बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्राथमिकता जो है बोली को दी गई थी और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की थी और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। आप इसे नोट करते रहें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एवरी एग्जाम में आपको बहुत फायदा से मिलेगा। और वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहें और साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। और 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था 1956 में और इसके आधार पर 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पास कर दिया गया था। इसके बाद आगे हमारा जो है कश्मीर मुद्दा आता है। ठीक है, तो आखिर कश्मीर, हैदराबाद के बाद आपको पता है कि कश्मीर को भारत में कैसे सम्मिलित किया था। तो कश्मीर मुद्दे की बात करें, सबसे पहले यहाँ जो है राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र शामिल, ठीक है, यहाँ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र शामिल थे जिसमें जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, ये 3 थे। और कश्मीर का एक भाग अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे क्या बोला जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, यानी पीओके कहा जाता है। और पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का भाग अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित कर दिया गया और स्वतंत्रता से पूर्व जम्मू कश्मीर में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। और कौन थे वहाँ के राजा? राजा हरि सिंह। और 1947 के भारत, ठीक है, भारत और पाक पीओके बंटवारे के समय यहाँ के राजा हरि सिंह ने इसको स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यानी हरि सिंह ने कहा, ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना हम इंडिया में जाएंगे, हम जो है एक स्वतंत्र जो है राज्य के रूप में रहना पसंद करेंगे। और आइए आपको विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि यह विवाद या मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान के मध्य कैसे हुआ और क्या हुआ। तो 1947 में भारत जो है अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ और साथ ही भारत का बंटवारा पाकिस्तान और भारत के रूप में हुआ था। और भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 के अनुसार तत्कालीन समय में तमाम रियासतों को एक चयन की सुविधा दी गई कि वे स्वेच्छा से या तो आप इंडिया के पास रह सकते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। तो यह मुद्दा जो है कश्मीर का है। तो उस समय कश्मीर एक बड़ी रियासत हुआ करती थी। उस समय वहाँ के जो राजा थे, रियासत के राजा हरि सिंह शासन करते थे और जम्मू कश्मीर में अधिकांश जनसंख्या जो थी मुस्लिमों की थी। तो पाकिस्तान जो है को भरोसा हुआ कि यह रियासत पाकिस्तान में ही शामिल होगी क्योंकि अधिकतर क्या थी पॉपुलेशन वहाँ की मुस्लिम थी। किंतु राजा हरि सिंह ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखना घोषित किया, ना ही पाकिस्तान में जाना पसंद किया ना ही इंडिया के साथ। तो उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र रहना पसंद किया। तो हरि सिंह द्वारा स्वतंत्र राज्य घोषित करने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने का दूसरा तरीका अपनाया और पाकिस्तान ने कश्मीर में आक्रमणकारियों के वेश में पाकिस्तानी सेना भेजी, जिन्हें कश्मीर में रहकर कुछ मुस्लिमों का सहयोग मिला
और जम्मू कश्मीर में बहुत खून खराबा हुआ, तब राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। और जब मदद मांगी, सरदार पटेल ने कहा कि राजा हरि सिंह, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम बिना विलय पत्र में सिग्नेचर किए हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो देखते हैं समझौता किस प्रकार होता है। तो भारत से समझौता 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौता किया था। कब किया था? 26 अक्टूबर 1947 को। और राजा हरि सिंह ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने की आधिकारिक सहमति दे दी, किंतु शर्त यह रखी कि भारत सरकार इंडिया यानी जम्मू कश्मीर में अपनी सेना भेजकर आक्रमणकारियों को जम्मू कश्मीर से भगा दे। जब यहां तक बात पहुंची तो मामला संयुक्त राष्ट्र संघ का दखल का हस्तक्षेप होता है। किस प्रकार होता है? भारतीय सेना ने आक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू किया और 1 जनवरी 1948 को यूएम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दा रखा गया। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव जो है पारित किया। इसके तहत दोनों देश यानी इंडिया और पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए कहा गया और पाकिस्तान को कहा गया कि वह शीघ्र पीछे हटे, परंतु पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान ने वहां पर जनमत संग्रह की बात की कि ये मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, यह हम दो देशों के बीच का मामला है, इसलिए यहाँ पर जनमत संग्रह होना चाहिए। हम जनमत संग्रह के माध्यम से ही इस पे आगे बढ़ेंगे। तो जनमत संग्रह के बारे में जब भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हुई तो कश्मीरी नेता जो शेख अब्दुल्ला ने जनमत संग्रह कराने का समर्थन किया और नवंबर 1948 में दोनों देश यानी इंडिया और पाकिस्तान जनमत संग्रह को सहमत हो गए और भारत ने इससे किनारा लिया और कहा पाकिस्तान पहले अपनी सेना पीछे हटाए। यानी भारत ने कहा पहले आप पीछे हटिए, उसके बाद हम देखेंगे। और फिर मामला आता है धारा 370 का। अब भारत की संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को धारा 370 को अपनाया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का अधिकार दिया हुआ था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेषाधिकार, ठीक है, दिए गए सभी विशेषाधिकार धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं 5 अगस्त 2019 को। किंतु जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A का विस्तृत अध्ययन तथा इसके समापन या खात्मे की जानकारी आगे पढ़ेंगे। आगे क्या होता है? जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार के संबंध में आर्टिकल 370 और 35A है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष अधिकार मिले थे, ठीक है, और धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता प्रदान करती थी और धारा 35A जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को कोई स्थायी निवासी परिभाषित करने और वहां के नागरिकों को विशेषाधिकार देता था। धारा 370 के प्रावधान के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विशेष मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, किंतु अन्य विषय के कानून लागू करने हेतु केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती थी। किंतु जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी, ठीक है, वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप थी और जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्र ध्वज था अलग होता था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभा कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का होता था।
और जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज यानी राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था और भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के अत्यंत सीमित क्षेत्र तक ही कानून बना सकती थी। जब कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। ये जम्मू कश्मीर के इस मामले में बहुत विवादास्पद था और इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार लागू नहीं था। पूरे देश में लागू था लेकिन यहाँ पे लागू नहीं था। और कश्मीर में महिलाओं पर जो है शरिया कानून लागू था। आपको पता है शरिया कानून क्या है। और कश्मीर में जो पंचायत के अधिकार नहीं थे, ठीक है, पंचायती राज प्रणाली के जो अधिकार थे वो लागू नहीं थे और धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। ये भी बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था कि बाहर के लोग यानी इंडिया के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। और धारा 370 की वजह से पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। इसके लिए पाकिस्तानियों को केवल कश्मीरी लड़की से विवाह करना पड़ता था। धारा 370 और 35A का जो समापन किस प्रकार होता है तो बात करते हैं। धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर को भारतीय सरकार द्वारा दिए गए अस्थायी अधिकार थे, ना कि स्थायी अधिकार, ना कि परमानेंट अधिकार, टेम्परेरी अधिकार थे, टेम्परेरी राइट्स थे, जिन्हें 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद पार्लियामेंट ने बहुमत से समाप्त कर दिया, यानी दोनों सदनों से पास करा के इसे समाप्त कर दिया, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। तो बात करेंगे 5 अगस्त 2019 को अमित शाह, ठीक है, देश के गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर 2 बिल पेश किए गए, जिस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया और मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया गया। इसके तहत लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया और लद्दाख को विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि लद्दाख के लोगों को लंबे समय से यह मांग थी कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाए और परिणाम स्वरूप लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश भारत की केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश किसके अधीन होते हैं? भारत सरकार के अधीन। अब धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ था तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी भारतीय दंड संहिता लागू हो गई। 6 वर्ष की जगह अन्य राज्यों की तरह 5 साल का विधानसभा कार्यकाल हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान जो है खत्म हो गया। अब इसमें देश का संविधान लागू हो गया और पूर्ण राज्य और विशेष राज्य का जो दर्जा था वो भी समाप्त कर दिया गया और चंडीगढ़ की तरह बिना विधायिका यानी शक्ति वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख। इस प्रकार यह जो है किया गया। आगे है हमारा अगला चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। कक्षा 12 का स्वतंत्र भारत में राजनीति से संबंधित नियोजित विकास की राजनीति से संबंधित है। इससे देख लेते हैं भारत में वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों की विचारधारा में अंतर लिखिए। तो बात करेंगे दक्षिणपंथी क्या होता है और वामपंथी क्या होता है। वामपंथी का मतलब है यह दल गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफ तारीख है और उनको फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। लेकिन दक्षिणपंथी जो होते हैं राइट विंग, लेफ्ट विंग और राइट विंग, जो राइट विंग जो है दक्षिणपंथी जो हैं यह दल खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। यह सरकार के गैर जरूरी हस्तक्षेप को बचाते हैं। इस प्रकार आप राइट विंग और लेफ्ट विंग यानी वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या होते हैं इसे समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे बॉम्बे प्लान क्या था।
तो बॉम्बे प्लान की बात करेंगे तो भारत में पहले ही नियोजन के जरिए जो है आर्थिक विकास की बात चल रही थी और 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। और इस प्लान का उद्देश्य था कि सरकार जो है औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। एक प्रकार से जो उद्योगपति थे उनके समूह के जो बैठक हुई थी उसी को ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अगला हमारा हरित क्रांति क्या थी। तो हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे। हरित क्रांति के दो सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करेंगे। आप देख सकते हैं हरित क्रांति भारत में जो है 1967 से 1968 में आई थी। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और आज़ादी के बाद भारत में हरित क्रांति की जो आवश्यकता क्यों आई, देख सकते हैं आप, देश में भूखमरी थी, खाद्य भंडार की अपर्याप्तता थी, सूखे की समस्या थी, कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और प्रौद्योगिकी व तकनीकी का अभाव था। इसीलिए हरित क्रांति की आवश्यकता थी। ऊपर लिखित कारणों के चलते तत्कालीन समय में सरकार को हरित क्रांति को अंजाम देना पड़ा तथा इसके लिए उन्होंने जो क्षेत्र तथा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई। और साथ ही सरकार ने उन इलाकों पर 4 संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे। इससे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार बढ़ाने में सहायता हुई। और हरित क्रांति में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद्यों का प्रयोग किया गया, कीटनाशक, उर्वरकों और बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान जो है सरकार के द्वारा की गई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। अब बात करेंगे हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, यानी इसमें पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे और नेगेटिव इफेक्ट क्या रहे। आप देख सकते हैं फसलों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी 1978 से 79 में भारत में लगभग 131 मिलियन गेहूं का उत्पादन हुआ तथा जो देश गेहूं का आयात करता था अब वह गेहूं को निर्यात करने की स्थिति में आ गया। और हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव ये हुए कि हरित क्रांति के कुछ समय बाद खाद्यान्न संकट फिर उत्पन्न हो गया और यह क्रांति केवल उत्तरी राज्यों में हुई, पूरा देश इससे प्रभावित नहीं हुआ। अगला चैप्टर है हमारा भारत के विदेश संबंध, यानी भारत के विदेशी संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे कि अन्य देशों के साथ भारत के संबंध कैसे थे। तो बात करें तो भारतीय विदेश नीति के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो भारतीय विदेश नीति के तत्वों की बात करेंगे। पहला है निशस्त्रीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गुटनिरपेक्षता, तीसरा है वसुधैव कुटुंबकम और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रतापूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी और अंत में पंचशील का सिद्धांत। ये भारतीय विदेश नीति के भाग हैं। अब बात करेंगे 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के राष्ट्रपति एनलाई के बीच जो है द्विपक्षीय समझौता हुआ था जिसे पंचशील कहा जाता है। उस पंचशील में 5 सिद्धांतों की बात की गई थी। पहला है एक दूसरे के विरुद्ध जो है आक्रमण न करना। दूसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना। तीसरा है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना और चौथा है परस्पर मित्रता की भावना का विकास करना और फिफ्थ है आपका शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये पांचों आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। ये पंचशील समझौते हैं। उसके बाद क्या होता है, साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल। ठीक है, 3 और ऐड किए गए थे, साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल। उसके बाद ताशकंद समझौता आता है हमारा। ठीक है, ताशकंद समझौता इंपॉर्टेंट है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, आपको पता है, और जिसका टाइम पीरियड है 10 जनवरी 1966 1966। शांति समझौता यानी 11 जनवरी 1966 ताशकंद समझौता होता है और स्थान है आपका जो है
यानी ताशकंद सोवियत संघ उज्बेकिस्तान। ठीक है, ताशकंद समझौता जो स्थान है उसकी कहाँ हुआ था, वो हुआ था सोवियत संघ के उज्बेकिस्तान में। उस समय की बात करें तो तत्कालिक समय में भारतीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। और इन दोनों के बीच जो है इसमें इन दोनों के बीच समझौता हुआ, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच। तो दोनों ही देश अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तथा शांतिपूर्ण ढंग से अपने झगड़े तय करेंगे। और ताशकंद समझौता संयुक्त रूप से प्रकाशित हुआ और ताशकंद सम्मेलन सोवियत संघ रूस के प्रधानमंत्री और इस प्रकार रूस के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजन किया गया। अब समझौते के विषय क्या क्या थे? भारत और पाक अपनी शक्ति का प्रयोग किए बिना झगड़े शांतिपूर्वक तय करेंगे और दोनों देश 25 जनवरी 1966 तक अपनी सेनाएं जो है 5 अगस्त 1965 की सीमा तक पीछे हटा लेंगे। यानी जो 5 अगस्त 1965 तक जहां पर दोनों सीमाएं थी वहां तक पीछे हो जाएंगी। और इस प्रकार इस समझौते के तहत यह तय हुआ कि जो है दोनों सेनाएं जो हो 5 अगस्त 1965 की सीमा तक जहां तक थे वहां पर पीछे हट जाएंगी। और 5 अगस्त 1965 को जहां सेनाएं थी दोनों देश वहां तक अपनी सेनाएं वापस ले जा सकेंगी। इस समझौते में ये हुआ। अब दोनों ही देशों के बीच आपसी हित में शिखर वार्ताएं चलती रहेंगी और भारत पाक एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप यानी दखल नहीं करेंगे और दोनों देश के आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, संचार तथा सांस्कृतिक संबंध जो है फिर से स्थापित किए जाएंगे और शरणार्थियों की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। यह घोषणा से भारत तथा पाकिस्तान पर बहुत प्रभाव पड़ा। हस्ताक्षर के तुरंत ही कुछ घंटों बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्राण त्याग दिए। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्राण क्यों त्यागे इस विषय में आपको पता है। तो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ आने के बाद सार्वजनिक नहीं की गई थी, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया था, तो इसके पीछे के कारण कुछ और थे। तो हम यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। उसके बाद जो शिमला समझौता क्या था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शिमला समझौता भी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 में यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में संधि हुई थी। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो थे और विरासत में इन्हें टूटा पाकिस्तान मिला था। इसलिए इन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान में फिर से शामिल करेंगे। उसके बाद जून 1972 के अंत में शिमला में भारत पाकिस्तान की शिखर बैठक हुई और 1971 के भारत पाक युद्ध में, ठीक है, 1971 के भारत पाक युद्ध से उत्पन्न दोनों देशों में समस्याओं पर इंदिरा तथा भुट्टो के बीच जो है बातचीत हुई। लंबी बातचीत के बाद भुट्टो सहमत हुए और विषय था युद्ध बंदियों की अदला बदली की जाए, भारत पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध सामान्य बनाना, व्यापार फिर से शुरू करना और कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित करना। अंत में इंदिरा तथा भुट्टो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। आपसी समझौता हो गया और समझौते के जो मुख्य बिंदु थे, आवागमन की सुविधा जिससे कि दोनों देशों के आम लोग आपस में आ जा सकें, व्यापार बढ़ाना हो जाएगा और दोनों देशों के मध्य आर्थिक सहयोग तथा व्यापार के लिए बात हुई। विज्ञान तकनीकी तथा अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान करने की बात हुई और नियंत्रण रेखा का सम्मान सभी सेना 17 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम की घोषणा के बाद सेना जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में रहेगी, ये निर्णय
लिया गया। उसके बाद अगला है हमारा भारत और रूस के संबंध में। इस प्रकार भारत और रूस के संबंध में बात करेंगे राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध और सैन्य संबंध यानी सांस्कृतिक संबंध। तो राजनीतिक संबंधों की बात करें तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष में समर्थन किया था और सोवियत संघ ने भारत की कठिनाई के समय विशेष रूप से सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत की मदद की और भारत ने विश्व सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। आर्थिक संबंधों की बात करें तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे समय मदद की जब ऐसी मदद पाना कठिन था और सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी और साथ ही भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपयों को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया था। सैन्य संबंधों की बात करें तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे समय में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद विश्व का अन्य देश अपनी अन्य सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। ठीक है, तो कबीर सिंह ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका था। और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो हिंदी और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थी। सोवियत संघ के 1991 के विघटन के बाद रूस और भारत ने 2001 में सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में बात करेंगे। भारत और इजराइल आर्थिक और व्यापार संबंधों की बात करें, भारत इजराइल का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना और दोनों ही देशों में अनेक कीमती वस्तुओं, धातुओं, रासायनिक उत्पादों, वनस्पति व आदि का निर्यात आयात किया जाता है। और साथ ही कृषि संबंधों की बात करें तो दोनों देशों ने कृषि परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत को इजराइल से कृषि क्षेत्र में कई आधुनिक मशीनें और प्रौद्योगिकी तकनीकी प्राप्त हुई है। भारत में अब इजरायली ड्रिप इरिगेशन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। रक्षा क्षेत्र तथा सुरक्षा के संबंध में बात करें तो इजराइल भारत के हथियारों का साझेदार में तीसरा सबसे बड़ा देश है और दोनों ही देशों के मध्य सुरक्षा को लेकर नियमित संपर्क रहता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दोनों ही के देशों के संबंध थे गहरे हैं और दोनों ही देश अपनी वैज्ञानिक तकनीकी एक दूसरे से साझा करते हैं। इंडिया की विशेषताओं की बात करें तो इंडिया है ईश्वरवादी, लोकतंत्र में विश्वास करने वाला, अहिंसावादी, गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण करने वाला, सभी क्षेत्र में समानता की बात करने वाला, सबसे बड़ा संविधान है, परमाणु संपन्न देश है, विदेशी ताकतों से मित्रता है, विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने वाला है, विशाल जनसंख्या है, वैश्विक शांति का समर्थक है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला है, प्राकृतिक संसाधनों में से समृद्ध है, अनेकता में एकता का प्रमाण है। ये इंडिया की विशेषताएं हैं। और इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल की जो विशेषताओं की बात करें, साक्षरता संपन्न देश है, परमाणु संपन्न देश है, सैन्य शक्ति सुदृढ़ है, आपसी सहयोग की भावना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, रोजगार दर अधिक है और तकनीक क्षेत्र उन्नत है और शत्रु से लड़ने में सक्षमता है। तो भारत की परमाणु नीति का वर्णन करें तो भारत की परमाणु नीति से संबंधित मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में और मई 1998 में पोखरण में ही 5 परमाणु परीक्षण कर भारत ने स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। यानी भारत ने पहली बार
1994 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में परमाणु परीक्षण किया था, और उसके बाद जो सेकेंड परीक्षण किया था 1998 में पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि और 1995 में व्यापक निषेध संधि यानी CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। परमाणु अप्रसार संधि 1968 और व्यापक निषेध संधि यानी CTBT 1995। और भारत इन संधियों को भेदभावपूर्ण मानता है, इसीलिए भारत ने इसमें सिग्नेचर जो है नहीं किए थे। अब भारत की परमाणु नीति की बात करें तो भारत इस संबंध में क्या कहता है। भारत कहता है कि भारत शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा। भारत अपनी सुरक्षा तथा आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। परमाणु हथियारों के प्रयोग करने की शक्ति जो है राजनीतिक सत्ता के पास होगी। अब गुट निरपेक्षता की नीति की बात करेंगे। अगला है हमारा गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, नेम क्या है और इस कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत होती है 1961 से होती है। इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में होती है। ठीक है, बेलग्रेड में होती है और मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। और वर्तमान में सदस्य देश इसके 120 हैं। और संस्थापक देश तथा व्यक्तियों की बात करें तो इसमें जो है भारत हो जाएगा पहला, और इसके व्यक्ति हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी गुट निरपेक्षता के संबंध में भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया से डॉक्टर सुकोर्नो को माना जाता है। और यूगोस्लाविया से जेसिप ब्रोज टीटो को माना जाता है। और मिस्र यानी इजिप्ट से गमाल अब्दुल नासिर को माना जाता है। और अंत में घाना से वामे एंक्रुमा को माना जाता है। यानी गुट निरपेक्षता में जो है इस प्रकार गुट निरपेक्षता का संबंध इन पांचों देशों से हो जाएगा। पहला भारत, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा यूगोस्लाविया, चौथा मिस्र और पांचवा घाना। और पर्टिकुलर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से देश से कौन संबंधित है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इंडिया से पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, इंडोनेशिया से डॉक्टर सुकोर्नो, यूगोस्लाविया से टीटो, मार्शल टीटो, और मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर हो जाएंगे, और घाना से वामे एंक्रुमा। तो बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित। यह राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें सम्मिलित देशों का उद्देश्य है कि वे किसी भी पावर ब्लॉक संघ या विरोध में नहीं रहेंगे। और गुट निरपेक्षता का अर्थ है, गुट निरपेक्षता वह नीति है जो विभिन्न गुटों से अलग रहते हुए राष्ट्रीय हित के अनुसार स्वतंत्र रूप से न्याय पक्ष का समर्थन करती है। और साथ ही गुट निरपेक्षता को जब कोई देश किसी गुट में शामिल नहीं होता तो वह गुट निरपेक्षता कहलाता है। इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। गुट निरपेक्षता का सीधा संबंध शीत युद्ध से है। यानी उपनिवेश की समाप्ति के बाद जो विश्व दो गुटों में बंट गया था, तब 1947 में भारत जो है ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। उस समय दो बड़े गुट यानी USA और USSR अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख विशेषता बन चुके थे। और विदेश नीति से संबंधित हर चर्चा में यहाँ पूछा जाता था कि कौन सा देश किस गुट से संबंध रखता है। और भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1947 में संविधान सभा में कहा था कि भारत किसी भी गुट से कोई स्थायी संबंध नहीं रखता है। इसी से गुट निरपेक्षता की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इस नीति को बहुत सारे देशों ने अपना लिया और यह नीति एक आंदोलन में बदल गई। और 1955 की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया के शहर बांडुंग शहर में, ठीक है, एफ्रो एशियाई सम्मेलन के साथ इसकी नींव रखी गई। अफ्रीका एशियाई सम्मेलन के साथ इसकी नींव रखी गई बांडुंग सम्मेलन में। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। और सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के साथ इस आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है।
और गुट निरपेक्षता तटस्थता में अंतर की बात करेंगे तो तटस्थता केवल वास्तविक युद्ध की अवधि तक सीमित है, जबकि गुट निरपेक्षता एक सक्रिय सकारात्मक नीति है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र शीत युद्ध में अपने को पृथक रखते हैं और गुटनिरपेक्षता को सकारात्मक तटस्थता कहते हैं। तटस्थता एक प्रकार से एकीकीपन की अवस्था है, जबकि गुटनिरपेक्षता विधेयात्मक है और गुटनिरपेक्षता एक स्थायी सिद्धांत भी है। गुटनिरपेक्षता की विशेषताओं की बात करें तो गुटनिरपेक्षता की नीति जो है सैन्य सुरक्षा संधि का विरोध करती है। यह नीति शीत युद्ध का विरोध करती है। पंचशील गुटनिरपेक्षता की आधारशिला है। सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता है। सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता है। सदस्य देश किसी सैन्य गुट का सदस्य नहीं होता है और सदस्य देश किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं किया होता है और सदस्य देश किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देता है। ये गुटनिरपेक्षता की विशेषता है। और गुटनिरपेक्षता की कमजोरी क्या है? गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सिद्धांत विहीन होना, सदस्य देश का बाहरी आर्थिक सहायता पर निर्भर होना, गुटनिरपेक्षता नीति और सुरक्षा साधनों में कोई संबंध नहीं, गुटनिरपेक्षता एक विभाजित आंदोलन था, गुटनिरपेक्षता नीति का सीमित होना, गुटनिरपेक्षता का अलोकतांत्रिक होना, इसमें कई राजशाही देश जैसे नेपाल, मोरक्को, इथियोपिया आदि भी हैं। इसमें ठोस योजना का भी अभाव था। तो बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत के संबंध में बात करें तो भारत में गुटनिरपेक्षता को एक नीति के रूप में विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत में स्थान दिया गया और गुटनिरपेक्षता आंदोलन का सदस्य बनने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए, जिसके अनुसार वह देश जो उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का अनुसरण करता हो, शीत युद्ध से संबंधित किसी सैन्य गुट का सदस्य न हो, सोवियत संघ तथा अमेरिका से सैन्य संधि से बंधा न हो, जिसके क्षेत्र में कोई भी देश सैन्य अड्डा न होने दे, वो इस आंदोलन का सदस्य बन सकता था। ये शर्तें दी गई थी। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 16वां शिखर सम्मेलन तेहरान यानी ईरान में 2012 में हुआ था, जिसमें सदस्य देशों की संख्या 120 हुई थी। अगला है हमारा कांग्रेस प्रणाली, चैप्टर 5 है। कांग्रेस प्रणाली की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1985 में हुई थी। मुख्यालय का है नई दिल्ली में, यानी मुख्यालय जो है दिल्ली में हो जाएगा। संस्थापक जो थे इसके A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। और दल के अध्यक्ष की बात करें राहुल गांधी, नेता लोकसभा अध्यक्ष मनमोहन सिंह और गठन जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। मुख्यालय जो है नई दिल्ली। गठबंधन जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। लोकसभा में सीटों की संख्या 52 545 में से और राज्यसभा में सीटों की संख्या 37 245 में से। और प्रकाशन कांग्रेस का संदेश, रंग जो है आसमानी नीला। विद्यार्थी शाखा जो है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI और युवा शाखा जो है भारतीय युवा कांग्रेस से। महिला शाखा है जो भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस है। श्रमिक शाखा राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस है। तो बात करें कांग्रेस प्रणाली का वर्णन की बात करें तो कांग्रेस प्रणाली जो है भारतीय राजनीति में 1952 से 1967 तक एक दल अर्थात कांग्रेस प्रणाली के प्रभुत्व का दौर रहा। देश के पहले 3 चुनावों में लोकसभा में 3/4 लगभग स्थान प्राप्त हुए और राज्यों की विधानसभाओं में भी कांग्रेस विजयी रही। पहले आम चुनाव में 8 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया और अपने उम्मीदवार खड़े किए। कांग्रेस को लोकसभा में 489 स्थानों में से 364 स्थानों पर जीत हुई और 1957 के दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस को 499 स्थानों में से 361 स्थान प्राप्त हुए थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1957 में 27 तथा 1962 में 20 स्थान प्राप्त हुए थे। इस प्रकार दल ने तीनों आम चुनाव में 3/4 बहुमत प्राप्त किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार कांग्रेस सरकार स्थापित हुई और नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 में हुई। वे अपनी मृत्यु तक जो है प्रधानमंत्री बने रहे।
नेहरू जी की मृत्यु के बाद गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और कांग्रेस के मुख्य नेताओं में प्रधानमंत्री के एक मत न होने के कारण श्री लाल बहादुर शास्त्री के रूप में भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। और लाल बहादुर शास्त्री 1966 तक भारतीय प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी का निधन ताशकंद समझौता 1966 के दौरान आकस्मिक रूप से हो गया था और शास्त्री जी की जो मृत्यु के बाद देश में प्रधानमंत्री पद के लिए पुनः प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए मतदान करवाकर इंदिरा गांधी की विजय के साथ उन्हें प्रधानमंत्री पद सौंपा गया। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप देख सकते हैं, इस दौरान चुनाव आने तक प्रधानमंत्रियों की जल्दी जल्दी मृत्यु हो गई और इंदिरा गांधी राजनीति में अभी मजबूत नहीं थी क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में ही उन्होंने अपनी पहली बार सूचना मंत्रालय संभाला था और भारत जो है 1962 चीन से और तथा 1965 पाकिस्तान से 2 युद्धों का मुकाबला कर चुका था, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ा हुआ था। यानी 1960 के दशक में ही देश को मानसून की असफलता के कारण सूखा अनाज की कम पैदावार, खाद्य संकट, निर्यात में गिरावट आदि समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी 19 बात करें तो उस संबंध में जो है इस समय सामाजिक मुद्दे जो थे प्रमुखता से इंदिरा गांधी के द्वारा उठाए गए थे। इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार किया, जोतबंदी कानूनों को सुधारने के लिए प्रचार किया, पूर्वी पाकिस्तान संकट और भारत पाक युद्ध से बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने के कार्य में भी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ती गई और साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाए रखा और दूसरी पार्टियों राजनीतिक पार्टियों पर अपनी निर्भरता कम कर दी तथा दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव भी रखा। कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य लोकप्रिय हो गई और इसने दोबारा अपनी प्रभुता को स्थापित कर लिया। इंदिरा गांधी की सरकार को सिर्फ गरीबों व साधनहीनों के रक्षक के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया बल्कि एक मजबूत सरकार के रूप में भी स्वीकार किया गया और उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ का। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत हुई और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और प्रीवी पर्स की समाप्ति हुई। अगला अध्याय हमारा अध्याय 6 में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट आ गया था तो बात करेंगे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय का वर्णन कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट के दौरान इनका क्या रोल रहा। तो जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन की जो क्रांति थी, विचारधारा थी, वो अपने आप में एक अहम रोल थी। ठीक है, बिहार की क्रांति भी इसे कहा जाता है। 11 अक्टूबर 1902 और इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 1979 में हुई थी। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण, जिन्हें संक्षेप में जेपी के नाम से जाना जाता था, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता थे। लोकप्रिय आंदोलन में सक्रिय भूमिका लेने का गौरव प्राप्त था और 50 से 60 के दशक में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भाग लिया था। इस आंदोलन में भाग लेकर बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया था और 70 के दशक में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। जेपी ने अपने आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था, जिसमें 7 क्रांतियां शामिल थी। पहला है राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है सांस्कृतिक, फिफ्थ है बौद्धिक, सिक्स्थ है शैक्षणिक और सेवंथ है आध्यात्मिक। ये 7 क्रांतियां जेपी के द्वारा दी गई थी। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है और जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाई गई संपूर्ण क्रांति से कांग्रेसी सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था और यह क्रांति बिहार से उठी और चिंगारी बनकर सारे देश में भड़क उठी थी। क्रांति होने के जो प्रमुख कारण थे, प्रशासनिक भ्रष्टाचार था, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, अनुपयोगी शिक्षा पद्धति थी और प्रधानमंत्री द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का सविस्तार उत्तर देते हुए उन्हें यह क्रांति है और संपूर्ण क्रांति है कहा था। संपूर्ण क्रांति में किए गए क्रियाकलाप क्या थे? जेपी ने छात्रों को संपूर्ण क्रांति सफल बनाने के लिए 1 वर्ष तक विश्वविद्यालय और कॉलेजों को बंद रखने के लिए कहा
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का त्याग किया, विधानसभा का वेतन काफ़ी नहीं था, आवश्यकता बेहतर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण थी। जेपी ने बिहार सशस्त्र पुलिस के जवानों और सीमा सुरक्षा बल से अपील की कि वे सरकार के अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी आदेशों को मानने से इनकार करते हैं। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को व्यवहारिक बनाने के लिए संसद मार्च का आह्वान किया था, इसका नेतृत्व भी किया था और सभी राज्यों से विपक्षी दल अधिक से अधिक संसद मार्च में सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार 1975 में जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति में प्रमुख भूमिका रही थी। और अब बात करेंगे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है 23 मार्च 1910 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करेंगे अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी 12 अक्टूबर 1967 में हुई थी। राम मनोहर लोहिया समाजवाद, ठीक है, समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी तथा प्रखर चिंतक थे। समाजवाद के प्रमुख प्रतिपादक तथा लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक माने जाते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। उनका मत था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रथम शर्त जो है समाज में समानता का प्रचलन है। राम मनोहर लोहिया के विचार से समाजवाद समानता तथा संपन्नता का दूसरा नाम है। और राम मनोहर लोहिया जो है उनके लोकतांत्रिक विचारों की बात करें तो भोजन एवं आवास के रूप में आर्थिक उद्देश्य था। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के रूप में आर्थिक उद्देश्यों की बात करते थे। डॉक्टर लोहिया जी ने भारतीय समाज के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद को समान रूप में प्रासंगिकता माना। वो कहते थे कि समाजवाद के लिए निरंतर चिंतन तथा कार्य की आवश्यकता है। लोहिया जी ने ऊर्जा राजनीति पर जोर दिया, यानी राजनीति तथा समाजवाद के 4 स्तंभ ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिए गए थे। पहला है केंद्र, दूसरा है राज्य, तीसरा है जिला, चौथा है गांव। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। राजनीति और समाजवाद के 4 स्तंभ किसके द्वारा दिए गए थे? राम मनोहर लोहिया। और लोहिया जी द्वारा समाजवाद पाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करने के विचार किए गए थे। जहां तक संभव हो समानता रखना, संपूर्ण विश्व में जीवन स्तर एक समान हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर विश्व संसद का निर्वाचन हो जो विश्व का शासन चलाए और विश्व की सेना को भी रखे, और प्रत्येक नागरिक को सरकारी निरंकुशता अत्याचार का प्रतिरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा अपनाने का अधिकार हो। ये लोहिया का विचार था। और अगला है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें, मानववाद मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मानववाद से संबंधित हैं और इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर। जन्मस्थान है ब्रजभूमि मथुरा और मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1968 में। प्रमुख विशेषता की बात करें, दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे और राजनीतिज्ञ थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रस्तुत दर्शन प्रगतिशील विचारधारा को एकात्म मानववाद कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि एकात्म मानववाद का संबंध किससे है। तो मानववाद मनुष्यवाद दर्शन शास्त्र में उस विचारधारा को कहते हैं जो मनुष्य के तुल्य और उनसे संबंधित विषयों पर ध्यान देती है। धार्मिक मानववाद वह शाखा होती है जो धार्मिक विचारों को मानववाद में जगह देने का प्रयास करती है। और मानववाद का उद्देश्य है एक ऐसा स्वदेशी समाज आर्थिक मॉडल में प्रस्तुत करना जिससे विकास के केंद्र में मानव हो, यानी विकास का केंद्र कौन है? मानव है। दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा 25 अप्रैल 1965 को मुंबई में दिए गए व्याख्यान में एकात्म मानववाद का वैज्ञानिक विवेचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्गदर्शक है। एकात्म मानववाद एक ऐसी धारणा है जिसके केंद्र में व्यक्ति है, व्यक्ति से जुड़ा एक घेरा है परिवार है, और परिवार से जुड़ा हुआ एक घेरा समाज है, और समाज से फिर राष्ट्र है, राष्ट्र से विश्व है, और फिर अनंत ब्रह्मांड को शामिल किए हुए है। सभी एक दूसरे से जुड़कर अपना अस्तित्व साधते हुए एक दूसरे के पूरक एवं स्वाभाविक सहयोगी हैं। एकात्म मानववाद का दर्शन है कि समग्र की प्राथमिकता न किसी की अंश की और धर्म की सर्वश्रेष्ठता की, समाज का स्वशासन की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद, व्यक्तिवाद तथा मार्क्सवाद, समाजवादी सभी का विरोध किया था। तो बात करें तो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का जो वर्णन किया गया था इनके द्वारा, ठीक है, उत्तर है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। अब लोकतांत्रिक उत्थान कैसे हुआ? 1950 से 1990 के दशक की बात करेंगे। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में योगदान
जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के माध्यम से, राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद के माध्यम से और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के माध्यम से लोकतांत्रिक में उसके उत्थान के लिए कदम उठाए। और किसी भी चीज में निरंतर होने वाली वृद्धि जो है, उमड़ या लहर को ही इन्होंने अभ्युत्थान कहा था। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की बात करें तो देश की लोकतांत्रिक राजनीति में तेजी से अधिक मात्रा में लोगों की भागीदारी का वर्णन जो है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहलाता है। और लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की बात करें तो ये 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण था प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, तो 1950 के दशक में उद्देश्य था मतदान की सहभागिता पर। द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान था 1980 के दशक में, इसमें था पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी पर। और तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान था 1990 के दशक में, इसमें था युवाओं की राजनीतिक भागीदारी पर। और प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की बात करें तो 1950 से 1970 के दशक तक था और मतदान की सहभागिता पर आधारित था, जिसमें यह केंद्र तथा राज्यों में लोकतांत्रिक राजनीति पर भारतीय वयस्क मतदाताओं की भागीदारी पर आधारित था। नागरिकों की मतदान में सहभागिता, चुनाव का विशाल आयोजन किया गया, चुनाव संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत पर हुआ, केंद्र तथा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सफल चुनाव लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का प्रमाण था। सुरक्षित चुनाव कारणों का आवंटन का श्रेय प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन को जाता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह दिए गए और लोकतंत्र हेतु मतदाताओं में उत्साह आया। और द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में क्या हुआ था, 1980 के दशक में पिछड़े वर्गों को राजनीतिक भागीदारी दी गई थी। 1980 के दशक में समाज के वंचित वर्ग को जो समाज से पिछड़े थे, इनकी बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को सामाजिक वैज्ञानिकों ने एक चुनाव विशेषज्ञों ने द्वितीय लोकतांत्रिक अभियान कहा था। 1979 में मंडल आयोग या फिर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग को पिछड़ा आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें थी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण और भूमि सुधारों को पूर्णतः लागू करना। 1987 में ओबीसी को भी आरक्षण प्राप्त हो गया और मुख्य रूप से आरक्षण समाज से वंचित वर्गों को दिया गया था जो समाज की मुख्य धारा से वंचित थे। इस प्रकार 1980 में बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ और वर्तमान में बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की बात करें तो 1990 के दशक में युवाओं को राजनीतिक भागीदारी युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए पार्टिसिपेशन के लिए उत्साहित किया गया था। इसमें 1990 के दशक में युवाओं को राजनीति से जोड़ने का कार्य किया गया और मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब करी थी? तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के समय 1990 के दशक में। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी आर्टिकल 326 मतदान का अधिकार 61वां संशोधन 1988। और तीसरी लोकतांत्रिक अभ्युत्थान एक प्रतिस्पर्धी चुनाव बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। इसी समय भारतीय अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार मार्ग खोल दिया गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया यानी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। गठबंधन की सरकारें हुई थी। 1989 से भारत में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन सरकारें बनने लगी, क्षेत्रीय दल भी राजनीतिक सत्ता में भागीदारी देने लगे, युवाओं की राजनीति में भी रुचि बढ़ने लगी। भारत के चुनावी बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, राज्य से बाजार तक व्यवस्था बनी, सरकार से शासन तक व्यवस्था बनी और राज्य नियंत्रक से फैसिलिटर के रूप में कार्य किया। तो बात करें 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन। ठीक है, तो आपातकाल कैसे लगा, किस प्रकार लगा और इंदिरा गांधी को क्यों जरूरत पड़ी। तो आपातकाल 1975 आर्टिकल 352 की बात करें तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 21 मंथ्स रहा था, 21 महीने, और 1.1 लाख लोग जो है किए गए थे गिरफ्तार इंदिरा गांधी के द्वारा। आप इंदिरा गांधी जी को देख सकते हैं। तो आपातकाल 1975 की बात करें तो इसमें 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
ठीक है, लोकसभा चुनाव को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर आदेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, परंतु मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेगी। और 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की गई। जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन न करें। इसी कारण 25 जून 1975 के मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने की सिफारिश की। आपातकाल लगाने के प्रमुख कारण थे, पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के तहत है इंदिरा गांधी का तत्कालीन गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाया था। बांग्लादेश के संकट यानी बांग्लादेशी शरणार्थी 1971 से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा था। अमेरिका ने भी भारत को किसी भी प्रकार की सहायता देनी बंद कर दी थी और बाजारों में तेल की कीमत बढ़ने लगी थी। उद्योगों का विकास कम हो गया था। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ गई थी। सरकार ने अपने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था और छात्र आंदोलन होना स्टार्ट हो गए थे। इसी दौरान गुजरात के छात्रों ने खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों तथा उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आयोजन शुरू किया और मार्च 1974 में बढ़ती कीमतें, खाद्यान्न के अभाव में रोजगार और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन चालू किया और जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और जयप्रकाश नारायण का यह आंदोलन अहिंसक रहेगा तथा बिहार तक ही सीमित न रहकर राष्ट्रव्यापी हो गया। और नक्सलवादी आंदोलन की बात करें तो इसी दौरान संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले मार्क्सवादी समूह की सक्रियता बढ़ने लगी और 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी इलाके में किसानों ने हिंसक विद्रोह किया, जिसे नक्सलवादी आंदोलन कहा गया। और 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई थी और रेल हड़ताल हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़े मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल कर दी गई। सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गई। सरकार का न्यायपालिका से संघर्ष हुआ। सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में काट छांट और नीति सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। उपरोक्त कारणों की वजह से 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई। तो आपातकाल लगाने के कारण क्या हुए, क्या परिणाम हुए? तो आपातकाल लगाने के जो परिणाम थे, सरकार के जो विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। ठीक है, जिसने भी विरोध किया सरकार ने उसको जेल में डाल दिया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। ठीक है, प्रेस जो है आपका, उस पर भी सेंसरशिप लगा दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर और जमात ए इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। धरना प्रदर्शन, आंदोलन और हड़ताल पर भी रोक लगा दी। नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। सरकार ने निवारक नज़रबंदी कानून के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और इंडियन एक्सप्रेस, ऑल स्टेट्समैन अखबारों को जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था, वे उनकी जगह खाली जगह छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद कर दिया। इस प्रकार कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत तथा हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने आपातकाल के दौरान में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी थी। और 25 जून 1975 के आपातकाल से मिलने वाली किन्हीं 3 सबक लिखिए। तो 3 सबकों की बात करें तो आपातकाल में लोकतंत्र, दूसरा है नागरिक अधिकार, तीसरा है पुलिस और प्रशासन। तो इनकी बात करें तो भारत 18 महीने तक आपातकाल झेलने के बाद फिर से लोकतंत्र की राह पर लौट आया। यह बात उभर कर आई कि भारत के विभिन्न दल सामूहिक जनतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं। ऐसा न होने पर जनता सड़क पर उतर आती
है। इस प्रकार आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई थी। और नागरिक अधिकारों की बात करें, आपातकाल में प्रत्येक नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक हुआ था। और आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका भी आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों की कारगर ढंग से रक्षा नहीं कर पाई और वह भी तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन उभर कर आए थे। और पुलिस और प्रशासन की बात करें, आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक अधिकार बनाकर, ठीक है, राजनीतिक आधार बनाकर इस्तेमाल किया था। यहाँ संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई थी और यह समस्या आपातकाल के बाद भी समाप्त नहीं हुई थी। अगला है हमारा भारतीय राजनीति नए बदलाव। आपातकाल के बाद जो नए बदलाव हुए थे वो क्या हुए थे? 1990 के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव आए? तो बात करें, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हुई। उसके बाद कांग्रेस जो प्रणाली, ठीक है, कांग्रेस का जो एकाधिकार था उसकी समाप्ति हुई। राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली का भूमिका रही। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ और नई आर्थिक नीति का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का विकास हुआ। और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जिस टाइम एलपीजी को भारत के द्वारा अपनाया गया था। और अयोध्या विवाद भी इसी टाइम हुआ था और गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ था। शाहबानो प्रकरण मामला जो आता है वो भी इसी टाइम आया था। गठबंधन से अभिप्राय है कि जब किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तब कुछ दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर सरकार बनाने के लिए आपस में गठजोड़ कर लेते हैं। ऐसे गठजोड़ को ही गठबंधन कहा जाता है। जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार केंद्र में सबसे पहले 1989 में बनी थी और उस 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हो गया था। और भारत में गठबंधन सरकार के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क की बात करें तो विकल्प प्रदान करना। गठबंधन सरकार जो है उस परिस्थिति में अच्छा विकल्प प्रदान करता है जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता और देश को पुनः चुनाव होने से बचाया जाता है। व्यापक सहभागिता की बात करें तो गठबंधन सरकार अनेक दलों और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को समन्वय प्रदान करता है, जिससे सभी को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। गठबंधन सरकार में अनेक क्षेत्रीय दल सम्मिलित होकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइव, डीएमके है तमिलनाडु का और आरजेडी है बिहार का। ये सभी क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। और विपक्ष की बात करें, राजनीतिक अस्थिरता रहती है, अवसरवाद को बढ़ावा रहता है, भ्रष्टाचार की राजनीति रहती है गठबंधन की सरकार में। उसके बाद आपका जो आता है मंडल आयोग, ठीक है, मंडल आयोग यानी दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी सिफारिशों की बात करें तो, ठीक है, मंडल आयोग और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग आया था। तो इसकी सिफारिशों की बात करें तो मंडल आयोग जो केंद्र सरकार द्वारा 1978 में जनता पार्टी की सरकार में स्थापित किया गया। पिछड़े वर्गों के लिए यह आयोग दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहलाता है, जिसके अध्यक्ष जो थे श्री विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। और मंडल आयोग की सिफारिशों की बात करें तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने दूसरा जो है दूसरे पिछड़ा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष जो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसीलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की मांग की गई थी इसमें। और भूमि सुधारों को लागू करने की बात भी की गई थी। और 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हम एनसीईआरटी 12th की पॉलिटिकल साइंस के 9 चैप्टर हमने कंप्लीट किए। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।